Persecution of Hindus. वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो ना आसानी से खोले जा सकते हैं और ना हमेशा के लिए बंद रखे जा सकते हैं। इन पन्नों को हमें बार बार पढ़ने की जरूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें इनके बारे में पता जरूर होना चाहिए। ऐसा ही एक इतिहास का पन्ना है परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज का, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसे समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर परसिक्यूशन होता क्या है। मीनिंग ऑफ परसिक्यूशन। दोस्तों, परसिक्यूशन तब माना जाता है जब एक इंसान या कम्युनिटी का उनके रिलीजियस या पॉलिटिकल बिलीफ्स या रेस की वजह से क्रूअल और अनफेयर ट्रीटमेंट होता है। दिव्या शर्मा, जो कि एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट एंड लॉ स्कॉलर हैं, उनका कहना है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान का या एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी का सिस्टमैटिक मिसट्रीटमेंट करती है तो उसे परसिक्यूशन कहा जाता है। और इसमें वो कार्य भी शामिल हैं जो राज्य प्रायोजित यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड हों। इस मिसट्रीटमेंट से विक्टिम्स को दर्द, डर, कष्ट यानी सफरिंग और उत्पीड़न यानी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। परसिक्यूशन तभी कहलाया जाता है जब विक्टिम को गंभीरता का एहसास हो। इस गंभीरता की डिग्री को लेकर अक्सर विवाद चलता है कि परसिक्यूशन था या नहीं। खैर, परसिक्यूशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हजारों सालों से हमें यह दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। और इस टॉपिक को गहराई में समझने के लिए पहले हम कुछ दुनिया भर से पास्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसके बारे में हिंदूज के परसिक्यूशन के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ परसिक्यूशन। दोस्तों, ज्यूज का परसिक्यूशन आज से 3000 साल पहले इजिप्ट के pharaohs द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि ज्यूज को सिर्फ उनके रिलीजन के बेसिस पे नाइल नदी में फेंक दिया जाता था। 1st सेंचुरी AD के आसपास जब क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में फैलने लगा तो दोनों कम्युनिटीज के बीच टकरार बढ़े। रोमन्स क्रिश्चियनिटी को एक अंधविश्वास से भरा धर्म मानते थे और इस धर्म के मानने वाले लोगों को शेर को खिला देते थे। यह बहुत ही क्रूअल व्यवहार हुआ करता था इतने महान एम्पायर का। क्रूसेड्स 11th से 13th सेंचुरी के बीच के वो इवेंट्स थे जो लैटिन चर्च ने सपोर्ट किए। अपने होली लैंड को पाने के लिए क्रिश्चियंस ने जेरूसलम और उसके आसपास के एरिया पर सालों तक रिलीजियस परसिक्यूशन किया। उनका मोटिव था इस्लामिक रूल को खत्म करके फोर्स से जगह पर कब्जा कर लेना। इस दौरान बहुत सारे इस्लाम धर्म का पालन कर रहे लोगों पर अत्याचार हुए और उन्हें रिलीजियस परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा। इस वजह से इस जगह से माइग्रेशन भी शुरू होता है और एक टुकड़ी इन्हीं लोगों की हिंदुस्तान की तरफ भी बढ़ती है। वहीं अगर हम यूरोपियन रिफॉर्मेशन पीरियड यानी 16th सेंचुरी के समय की बात करें तो क्रिश्चियंस ने काफी लोगों को परसिक्यूट किया जो कि क्रिश्चियनिटी से अलग बिलीफ्स रखते थे, जैसे कि प्रोटेस्टेंट्स एंड कैल्विनिस्ट्स। एनलाइटनमेंट के दौरान बहुत सारे साइंटिफिकली माइंडेड लोगों को हरास किया गया और उन्हें ट्रायल के बिना ही सूली पर चढ़ा दिया गया। गैलीलियो को भी इस समय काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके अनुसार सन सोलर सिस्टम के सेंटर में था, जैसा आज हम जानते हैं, और न कि अर्थ, जो उस समय क्रिश्चियंस के बिलीफ्स हुआ करते थे। ऐसे कई लोग जिनकी विचारधारा उस समय की विचारधारा से नहीं मिलती थी, उन्हें परसिक्यूट कर दिया जाता था। यूरोप से अब चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ। यूनाइटेड स्टेट्स में स्लेव ट्रेड और उसके बाद पूरे कॉन्टिनेंट में फैली स्लेवरी भी दर्शाती है कि कैसे अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कुछ लोगों ने दूसरे लोगों पर अत्याचार किए।
एब्राहम लिंकन के साहस की वजह से 1865 में सिविल वॉर के साथ साथ स्लेवरी की भी प्रथा खत्म हो गई। ये साहस दिखाने के कारण उन्हें अपने प्राण भी खोने पड़े। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20th सेंचुरी के कुछ भूल न सकने वाले किस्से। ऑटोमन टर्क्स, जो अपनी पास्ट ग्लोरी की तुलना में अब काफी वीक हो चुके थे, उन्होंने 1915-16 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान करीब 15 लाख आर्मीनियंस को परसिक्यूट किया था। टर्क्स का मानना था कि आर्मीनियंस के धोखे की वजह से वो हार रहे थे। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रिसेंटली इसे एन एक्ट ऑफ जेनोसाइड डिक्लेयर करते हुए दर्शाया कि ये वर्ल्ड वॉर 1 के सबसे शर्मनाक एपिसोड्स में से एक था। यूरोप में हिटलर द्वारा किए गए होलोकॉस्ट से तो हम सब वाकिफ हैं ही। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लगभग 60 लाख ज्यूज को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजकर मारा गया था। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो ज्यूज थे। नाज़ी आइडियोलॉजी के अनुसार इंसानों में रेशियल हायरार्की थी और आर्यंस इस हायरार्की के सबसे टॉप पर थे। ज्यूज को वो सबसे लो लेवल का समझते थे। तो नाज़ी आर्यंस के लिए एक लेबन्सराum यानी कि लिविंग स्पेस बनाने के लिए हिटलर और उसके साथियों ने मास मर्डर कमिट किए। विभिन्न एग्जाम्पल्स देखने के बाद एंड परसिक्यूशन के बारे में और गहराई से समझने के बाद अब हम अपने हिंदुस्तान की ओर नजर डालते हैं। देखते हैं कि किस प्रकार हिंदूज का समय समय पर धर्म के नाम पर परसिक्यूशन हुआ। परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज। दोस्तों, हिंदूज ने पिछले 1000 सालों में फोर्स्ड कन्वर्जन्स, डॉक्यूमेंटेड मैसेकर्स और अपने मंदिरों, शिक्षा स्थलों की अपवित्रता को झेलते हुए रिलीजियस परसिक्यूशन और सिस्टमैटिक वायलेंस सहा है। आइए इन इंस्टेंसेस को अब हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्पल डिस्ट्रक्शन की। टेम्पल डिस्ट्रक्शन। आज से 1000 साल पहले सल्तनत पीरियड के दौरान हमें काफी सारे ऐसे लिटरेरी एविडेंस मिलते हैं जिनके अनुसार लार्ज स्केल पर हिंदू टेम्पल्स का नाश किया गया था। हिस्टोरियंस पीटर जैक्सन एंड एंड्रे विक कहते हैं कि इस्लामिक टेक्स्ट्स हिंदूज को इन्फिडेल्स कहते थे। हिंदुस्तान को दार अल हर्ब और हिंदूज पर अटैक करना जिहाद माना जाता था। टेम्पल्स का नाश हमें खास करके उत्तर भारत में देखने को मिलता है, जहां दिल्ली सल्तनत का राज फैला हुआ था। दक्षिण भारत के कंपैरिजन में आज नॉर्थ इंडिया में कुछ ही महान टेम्पल्स खड़े हैं। गुप्ता पीरियड से स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, पर आज हमें यहां बहुत कम एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। खाजुराहो टेम्पल्स जंगल्स में छुपे थे, इसीलिए बच गए और मिडीवल टाइम्स में रूलर्स की नजर में नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के टेम्पल्स बचे रहे क्योंकि वहां राजपूत्स ने कभी भी इन्वेडर्स को बसने नहीं दिया। अपनी हिस्ट्री में इस मानसिकता का रीसेंट एग्जाम्पल हमें अफगानिस्तान से भी मिलता है। 2001 में तालिबान ने बामिया बुद्धिस्ट स्टैचूज जो कि 6th सेंचुरी एडी में बनाए गए थे, उन्हें नष्ट कर दिया क्योंकि वो मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। इसके अलावा हिंदूज ने अपना स्टेट पेट्रोनेज भी इस समय तक खो दिया था। ना तो कोई नए टेम्पल्स बनाने की अनुमति थी और ना ही कोई था जो उनके कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि हिंदूज को हिस्ट्री लिखने का शौक नहीं था और ना ही कोई ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो हिंदूज के कल्चर को और डिटेल में बता सके। पर इसका एक प्रमुख कारण है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1197 तक नालंदा और विक्रमशिला जैसी हिंदुस्तान की प्रमुख यूनिवर्सिटीज नष्ट कर दी थी। पर्शियन हिस्टोरियन मिनहाज सिराज ने बिहार में इस क्रूअल एक्ट का विवरण डिटेल में दिया है। सिराज के अनुसार 90 लाख से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स को जलाया गया था और मंक्स और स्टूडेंट्स की लार्ज स्केल पर हत्या भी हुई। उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं। नालंदा जैसी विशाल यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म के मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ साथ हिंदूज के भी इंपॉर्टेंट ग्रंथ रखे जाते थे। खासकर आयुर्वेदा की बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स इस समय नष्ट कर दी गईं। माना जाता है कि 2 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी की आग नहीं बुझी थी। ये आग यूनिवर्सिटीज के जलने से नहीं, बल्कि उसमें रखे हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स के जलने की वजह से इतने लंबे समय तक डिस्ट्रक्शन के प्रतीक के रूप में जलती रही। यह दर्शाता है कि इस समय न हिंदूज के पास कोई स्टेट पेट्रोनेज था, न ही कोई उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने वाला था। अब हम वो इनडायरेक्ट इंस्टेंसेस देखते हैं जो परसिक्यूशन के साथ मिलकर वो कारण बने जिनकी वजह से हिंदूज अपनी ही मातृभूमि पर सेकेंड क्लास सिटीजन्स बनकर रह गए। सोसाइटल चेंजेस। दोस्तों, हिंदूज को धिम्मी का दर्जा दिया जाता था
और वो मुस्लिम्स द्वारा प्रोटेक्टेड कहे जाते थे। उनके पास मुस्लिम्स जैसे इक्वल राइट्स नहीं थे। और तो और हिंदूज से एक्स्ट्रा टैक्सेस भी लिए जाते थे। हिंदूज जिजिया और खर्च पे किया करते थे, जो टोटल मिलकर 50% ऑफ लैंड रेवेन्यू हो जाता था। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम्स ज़कर और उश्र पे करते थे, जो उनके लिए केवल 10% ऑफ लैंड रेवेन्यू तक होता था। ये दर्शाता है ग्रोस डिस्क्रिमिनेशन, जो सोसाइटी में काफी लंबे समय तक चली विद अ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। इसी के साथ साथ जौहर प्रथा को अगर हम देखें तो उसका पहला डॉक्यूमेंटेशन 1303 से आता है, जब राजस्थान के चित्तौड़गढ़ फोर्ट में अलाउद्दीन खिलजी के डर से काफी सारी महिलाएं खुद को आग में झोंक देती हैं। ये एक तरह से उस समय की कठिनाइयों को और खिलजी रूलर का खौफ दर्शाता है। वॉर पहले की तरह फेयर नहीं रह गई थी, और जो क्रूअल व्यवहार इस समय आम जनता के साथ होने लगा था, वो हिंदुस्तान ने पहले नहीं देखा था। अगर हम शादी की प्रथा को भी नोटिस करें तो हिंदूज में तो हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में हिंदूज की शादी रात को होती है। सोचने वाली बात यह है कि जब बिजली नहीं थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब क्यों उस समय यह प्रथा बनी? एक कारण इसका यह माना जाता है कि फॉरेन इंट्रूडर्स के डर से यह प्रथा शुरू हुई, जो आज तक हम अपने समाज में देखते हैं। उस समय हिंदूज शादी को लो प्रोफाइल रखना चाहते थे, जिससे कोई नई बहू बेटियों पर अत्याचार न करे। गौर करने वाली बात यह है, क्योंकि साउथ इंडिया में इन्वेडर्स का डर कम था, तो वहां हमेशा शादी दिन में ही होती रही और आज भी दिन में ही होती है। हिंदुस्तान की सोसाइटी को सबसे ज्यादा ऑल्टर करने वाली प्रथा थी स्लेवरी की। ऐसा नहीं है स्लेवरी यहां पहले नहीं थी, पर गुलामों को बेसिक अमेनिटीज जरूर प्रोवाइड की जाती थी। जब यहां दिल्ली सल्तनत और मुगल्स का शासन हुआ, उस समय स्लेवरी अपने चरम पर पहुंच गई। अफगानिस्तान के गजनी में आज भी एक स्तंभ गड़ा हुआ है, महमूद गजनी के समय से, जिसने हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण किया। इस पे लिखा है, दुख्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार, जिसका मतलब है कि इस जगह पर हिंदुस्तानी औरतें 2-2 दिनार में नीलाम हुई हैं। बलबन ने 1267 में मेवात रीजन में 60,000 से ज्यादा लोगों को स्लेव बनाया। जब उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया तो बड़ी क्रूअल्टी से बलबन ने सबको मार दिया। स्टेट पेट्रोनेज में लिख रहे उस समय के हिस्टोरियंस ने इसको लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक नेसेसरी स्टेप बताया था। पर 60,000 नेटिव लोगों को मारना कहां का लॉ एंड ऑर्डर होता है? इब्न बतूता, एक मोरक्कन ट्रैवलर, तुगलक्स के समय हिंदुस्तान आते हैं। ये स्लेवरी के बारे में विस्तार से लिखते हैं। जो लोग अपने धर्म को छोड़ इस्लाम फेथ नहीं अपनाते थे, उन्हें स्लेव बना लिया जाता था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेस्टर्न हिमालयन रेंजेस का नाम हिंदू कुश माउंटेन्स कैसे पड़ा। स्लेव्स को यहां हिंदुस्तान से इतनी बुरी स्थिति में टर्किस्तान की तरफ ले जाया जाता था कि काफी हिंदूज इसी जगह हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपना दम तोड़ देते थे, जिस वजह से इन रेंजेस का नाम हिंदू कुश पड़ गया। इब्न बतूता बताते हैं कि उन्होंने आज तक विश्व के किसी भी कोने में स्लेव्स के साथ इतना बुरा व्यवहार होते हुए नहीं देखा। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम ये उदाहरण आइसिस के रूल में देख सकते हैं। यहां आइसिस दूसरे धर्मों की महिलाओं का बलात्कार करना, उन्हें पकड़ के लूटना और बेचने से पीछे बिल्कुल नहीं हटता। सीरिया और इराक की महिलाएं इनकी भुक्तभोगी हैं। ऐसे ही इंसिडेंट्स की झलक हमें मिडीवल पीरियड के लिटरेरी सोर्सेस से भी मिलती है। इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे सल्तनत के आने पे हिंदुस्तान की सोसाइटी का कायाकल्प हो गया और कैसे हिंदूज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परसिक्यूट किया जाने लगा। ये काफी हद तक मुगल्स के शासन में भी कंटिन्यूड रहा, पर थोड़े मॉडरेशन के साथ। दोस्तों, हमने ऊपर हिंदू किसानों पर लगे डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस को तो देखा ही है। अब हम ये समझते हैं कि मुगल्स के समय से हलाल अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का कैसे उदय हुआ। इकोनॉमी, हलाल अर्थव्यवस्था में मुस्लिम्स सिर्फ वही खाना खाते हैं जो कुरान के हिसाब से बना होता है। ये प्रथा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में आज भी प्रचलित है और विश्व में ये $6.4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी है। इस परिवर्तन से हिंदूज को काफी भारी नुकसान हुए, क्योंकि उनसे लाइवलीहुड्स की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज छीन ली गईं। उस समय पहले ही लिमिटेड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होते थे, और अगर एक वर्ग को इकोनॉमिक एक्टिविटी से उनके रिलीजन और कल्चर की वजह से सेग्रीगेट कर दिया जाए तो ये काफी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था।
अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 के बीच पंजाब से लेकर दिल्ली तक 18 बार रिपीटेडली रेड किया। इन रेड्स की वजह से पंजाब की अर्थव्यवस्था काफी समय तक बहुत बुरी स्थिति में थी। पंजाब में एक कहावत भी बहुत मशहूर हो गई, खड़ा पीटा लहेदा बाकी अहमद शाहिदा, यानी जो खा लिया पी लिया और पहन लिया वही अपना है, बाकी सारा अहमद लूट के ले जाएगा। इन रेड्स का आने वाली जनरेशन्स तक की लाइवलीहुड पर बहुत नेगेटिव असर रहा। मुगल बादशाह शाहजहां ने जब 1630 से 1632 के बीच डेक्कन की अहमद शाही डायनेस्टी पर अटैक किया, तब सारी फसलें जला दी गईं। डेक्कन भारत में 1633 में इस रीजन का सबसे खतरनाक अकाल पैदा हुआ और 60% से ज्यादा पॉपुलेशन इस रीजन की खत्म हो जाती है। इस इंसिडेंट को पोर्चुगीज ने अपने सोर्सेज में डिटेल में कवर किया है। अभी तक हमने देखा कि कैसे इतने सालों से हिंदूज को सिस्टमैटिक मिसट्रीटमेंट का सामना करना पड़ा, चाहे वो उनका कल्चर हो, उनका लाइवलीहुड हो या फिर उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स। अब हम कुछ ऐसे रीजनल किस्सों पर नजर डालते हैं जो इस टॉपिक से गहराई से जुड़े हैं। रीजनल डिस्कंटेंट। दोस्तों, हम अब हिंदुस्तान के सबसे क्रूअल रूलर के बारे में जानते हैं, जिसका नाम शायद ही आपने सुना हो। सिकंदर बुत्शिकान कश्मीर के शाह मीरी डायनेस्टी को बिलोंग करता था और 15वीं सेंचुरी में इसका शासन चला था। उसने नॉन इस्लामिक नेटिव लोगों के अगेंस्ट, फिर चाहे वो हिंदूज हों या बुद्धिस्ट, सभी के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। वो सब हिंदूज को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था और उसका नाम बुत्शिकन यानी आइडल ब्रेकर इस वजह से पड़ा क्योंकि उसने कई सारे हिंदू टेम्पल्स और उनके मूर्तियों को डिस्ट्रॉय किया। उसके राज में डांस, ड्रामा, म्यूजिक, हिंदूज के लिए सब बैन था। यहां तक कि क्रिमेशन के लिए इसके राज में हिंदूज को एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ता था। इसने बीज बिहारा और मार्तंड सन टेम्पल का भी विनाश किया। इतनी क्रूअल पॉलिसीज के बाद मैक्सिमम हिंदूज अपने नेटिव लैंड को छोड़कर चले गए। जो बच गए उन सबको मार दिया गया। कहा जाता है कि सिकंदर ने 7 टीले सेक्रेड थ्रेड यानी जनेऊ जलाए थे, जो कश्मीरी ब्राह्मण्स के मरने के बाद उसने इकट्ठे किए थे। यह हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे दर्दनाक पन्नों में से एक है। यहां सिकंदर की क्रूअल्टी के सामने लोकल कुछ न कर सके। इसके बाद हम डेक्कन की ओर बढ़ते हैं, जहां लोकल्स ने छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर मुगल एम्पायर की नींव ही हिला डाली। शिवाजी एक जागीरदार थे और उन्होंने बहुत कम समय में डेक्कन में एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। यह एम्पायर उनकी मृत्यु के कई साल बाद भी बढ़ता रहा। इसका कारण हमें जानना जरूरी है। शिवाजी जब बैटल ऑफ पुरंदर 1665, बैटल ऑफ सिंहगढ़ 1670, बैटल ऑफ संगमनेर 1679 में लड़े तो उनके पीछे सारे लोकल जमींदार रैली करते हैं। छोटा सा एम्पायर होने के बावजूद वो सालों पुराने मुगल एम्पायर की नींव हिला देते हैं। ये एक मिरेकल से कम नहीं था। और तो और हिस्ट्री में हम जितने भी एग्जाम्पल्स देख लें, चाहे मौर्याज हों, चाहे गुप्ताज हों या फिर सल्तनत्स और फिर मुगल्स, जब भी वीक सक्सेसर्स आए हैं तब उस एम्पायर का नाश और डिसइंटीग्रेशन हुआ है। पर मराठास के केस में शिवाजी के बाद ऐसा नहीं हुआ। उनके सक्सेसर्स वीक थे और हिंदुस्तान में मुगल्स का शासन भी औरंगजेब के अंदर चल रहा था, जो एक के बाद एक प्रांत कैप्चर करते जा रहा था। इसके बाद जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 में, तो मराठा किंगडम की कहानी और भी दिलचस्प होती है। यह समय था जब औरंगजेब 1681 में मराठास को हराने के लिए डेक्कन की तरफ बढ़ता है। अगले 26 साल यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती 1707 में, तब तक वो यहीं रहने पर मजबूर हो जाता है। उसके डेक्कन कैंपेन्स और शासन इतना क्रूर था कि सब नेटिव लोग उसके अत्याचार से परेशान थे। औरंगजेब ने 1689 में शिवाजी के बेटे संभाजी को कैप्चर करके मार दिया। शिवाजी को लोग पूजते थे क्योंकि वो हिंदूज के लिए एक मसाया की तरह आए थे, और यही कारण था जिस वजह से बिना स्ट्रॉन्ग सक्सेसर्स के भी शिवाजी के नाम पे मराठा एम्पायर और सारे लोकल्स रैली करते हैं और मुगल्स को हरा देते हैं। यहीं से मुगल एम्पायर का पतन भी शुरू हो गया। इन सभी कहानियों के बीच हमें सिख्स की कहानी समझनी भी बहुत जरूरी है। सिखिज्म एक हिंदू सेक्ट हुआ करता था जो गुरु नानक देव जी के समय से प्यार और डिवोशन में बिलीफ रखता था। उनका एम था कि निर्गुण भक्ति में लीन होकर सोसाइटी से जाति और धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन का अंत करना।
और हिंदूज के रिचुअल्स को खत्म करना, जिससे सब लोग मानव अधिकार से रह सकें। पर मुगल शासन के दौरान 2 सिख गुरुज अर्जन देव जी और तेग बहादुर जी की हत्या करा दी जाती है। ये जहांगीर और औरंगजेब कराते हैं। यहां तक कि इनके परिवार के बच्चों को भी बख्शा नहीं जाता। ऐसे इंसिडेंसेस से न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक आक्रोश की लहर उठती है और लोग मुगल रूलर्स से अब धीरे धीरे मोहभंग होने लगते हैं। सिख्स का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया था और वो रिलीजियस फ्रीडम चाहते थे। कोई और रास्ता न बचने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना करते हुए 1699 में सिख्स को एक पीस लविंग कम्युनिटी से मिलिट्री वॉरियर्स बना देते हैं। इनका उद्देश्य था कि सिख्स अपने हक के लिए लड़ सकें और मुगल्स के अत्याचार के सामने खड़े हो सकें। डेक्कन में शिवाजी का मराठा एम्पायर और पंजाब में सिखिज्म का एवोल्यूशन और लोकल लोगों का सपोर्ट ये दिखाता है कि अकबर के बाद मुगल्स ने नेटिव लोगों का कितना बुरा हाल कर रखा था। तो दोस्तों, अभी तक हमने डिटेल में समझा कि किस तरह अलग अलग क्षेत्रों में हिंदूज का परसिक्यूशन हुआ, कभी डायरेक्ट मेथड से तो कभी इनडायरेक्ट मेथड से। लेकिन इसी के साथ हमें यह याद रखना भी जरूरी है कि जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार इन इंसिडेंसेस को भी दूसरी नजरों से देखा जा सकता है। आइए जानते हैं अदर साइड ऑफ द कॉइन। रोमिला थापर का कहना है कि परसिक्यूशन सिर्फ हायर कास्ट ब्राह्मण्स का हुआ था, क्योंकि बाकी कास्ट के लोगों के राइट्स पहले भी नहीं दिए जाते थे हिंदुस्तान में। इसी के साथ साथ हमें यह भी याद रखना जरूरी है कि ऐसे भी बहुत मुस्लिम रूलर्स हुए जिन्होंने हिंदू टेम्पल्स को रिपेयर भी कराया। दीपा ओल्लापल्ली के अनुसार औरंगजेब एक रिलीजियस बिगट था और उससे पहले मुगल रूलर्स काफी टॉलरेंट थे। अकबर के बारे में हमें विस्तार में पता है कि वो हिंदुस्तान के सबसे लिबरल और टॉलरेंट रूलर्स में से एक थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक उत्थान और मेरिट के बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत कुछ किया। उनके सुलह कुल की राजनीति आज भी हमारे पॉलिटिशियंस को प्रेरणा देती है। उन्होंने अपने शासन में ब्राह्मण एजुकेशन को भी पेट्रोनाइज किया। रिचर्ड डेविस के हिसाब से सेक्रेड टेम्पल्स को टारगेट सिर्फ मुस्लिम्स ने नहीं बल्कि उससे पहले के हिंदू रूलर्स ने भी किया था। वो इन मूर्तियों को अपने प्रदेश ले जाते थे एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री। फर्क इतना था कि पहले वापस ले जाने के बाद भी उसे पूजा जाता था और न कि नष्ट कर दिया जाता था। रोमिला थापर के हिसाब से टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन कोई रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं बल्कि उसे सॉवरेंटी, रॉयल पावर, मनी और अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए यूज किया गया था। खैर, अब हम चलते हैं इस टॉपिक के कंक्लूजन पर। कंक्लूजन दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि परसिक्यूशन का अर्थ है कि विक्टिम्स को दर्द, डर, सफरिंग और हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। इस गंभीरता की डिग्री को लेकर अक्सर विवाद चलता है कि परसिक्यूशन था या नहीं, और यह विवाद चलता ही रहेगा। पुरानी हिस्ट्री को जानना जरूरी है, परंतु उसी पास्ट के बेसिस पे अपने आज और अपने भविष्य को देखना ठीक नहीं होगा। आज हम एक पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं। नेशन स्टेट्स की इंपॉर्टेंस के साथ साथ आज हम बढ़ते टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देख रहे हैं। इसके फलस्वरूप ग्लोबलाइजेशन एंड कम्युनिटी लेवल इंटरैक्शन काफी बदल गया है। एक माउस के क्लिक से कुछ ही मिनटों में हम अपनी बात हजारों लाखों तक पहुंचा सकते हैं। इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में जरूरी है कि हम पास्ट में न रहते हुए एक पीसफुल वर्ल्ड की कामना करें जिसमें हेट, टॉलरेंस, वॉर, परसिक्यूशन, जेनोसाइड जैसी क्रूरल्टी की कोई जगह न हो। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। जैसा कि वीडियो देख रहे थे, वीडियो जो है ना वो लाने का मकसद जो है ना वो थोड़ी बहुत जो है ना वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना इसके ऊपर था कि पीछे से थोड़ी बहुत हिस्ट्री का पता चले कि किस तरह जो है ना वो एक निज़ाम पीछे चलता आ रहा है। क्योंकि अब जो है ना वो जंगें उस लिहाज से जो है ना वो बल्कि हो ही नहीं रहा है। अभी एक वो यूक्रेन वाली चल रही है, लेकिन उसका भी कोई इतना आप देख लें कि लेकिन असर तो हो रहा है दुनिया के ऊपर, लेकिन वो उस लिहाज से नहीं है जिस लिहाज से वे पिछली जंगें जो हुई हैं। और पीछे जो है ना वो जिस तरह आप उसकी मिसाल ले लें, वो जर्मनी के अंदर जिस तरह उसने हिटलर ने सब कुछ जो है ना वो
रगड़ के रख दिया, या बिल्कुल पहले भाई। जो भी आए उन्होंने जो है ना वो अपने अपने लिहाज से जो है ना वो लोगों के ऊपर जो है ना वो अपना कब्जा करते रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है ना ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, और इसको जो है ना इन्फॉर्मेशन के लिहाज से जो है ना वो एक दोस्त ने रिकमेंड की थी कि आप जो है ना इसको एक दफ़ा ज़रूर देखें, आपको जो है ना वो पता चल जाएगा कि किस तरह हिंदू कम्युनिटी के साथ जो है ना उनको किस तरह जो है ना वो ट्रीट किया गया है। बिल्कुल भाई, जिसमें देखा आप जाए ना देख तो रहे हैं- सबसे पहले तो ना जब हिंदू की, क्योंकि पहले तो हमने सारी हिस्ट्री देखी है, लेकिन जब हिंदू वाली हिस्ट्री स्टार्ट हुई है तो वहाँ पर उनका भाई मंदिर गिराना, उन पर जुल्म करना, काफ़ी कुछ उनके साथ हुआ है जो कि वो झेलते आ रहे हैं। लेकिन ये है कि अब देखा जाए तो वो काफ़ी चेंज हो चुका है, पहले की तरह नहीं रह पहले गया वाले भाई। अब ना तो हुक्मरान होते हैं ना, और ना ही ऐसे लोग हैं, क्योंकि बिल्कुल पहले भाई। लोग भी ऐसे ही उनको ट्रीट हर को करते थे। एक उन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म सहे, आप अगर इमेजिन कर लें तो आपकी सोच तंग रह जाएगी। बिल्कुल कैसे भाई, कैसे माइंड आगे वाश सजा करते होती थे थी भाई। लोगों को भाई, 50-50 हजार साल हो जाती थी सजा, बस बस ऐसे ही इससे उनके लग अपने- जाते थे। लेकिन आज कुछ चीजें देखने के बाद हमें पता चला, जिस तरह अब्दाली है, भाई ये इधर 1000 साल है। आप मेरी बात सुने, जिस तरह अभी ये आप देख लें कि जो है ना अब्दाली का जिस तरह हम एक जिक्र सुनते थे और यकीन जाने उसका क्लियर नहीं पता था, गजनवी का हमें जो है ना वो नहीं पता था, सिकंदर जिसको बोल रहे हैं इसका जो है ना वो क्लियर कुछ चीज़ों का नहीं पता था। तो उन्होंने तो भैया अपनी तरफ से हर तरह से, जिस तरह आप कह लें कि अब्दाली का है कि वो वही आपके साथ पास बच जाएगा कि जो आप के हाथ में है या देखा आपके जाए तो मुंह में है, बाकी पहले सब कुछ जो है ना वो हिस्ट्री लूट में के आप ले जाए जाएगा। ना तो उधर पहले आपको इधर नहीं वोटिंग या ऐसा वगैरह नहीं होता था, उधर होती थी पावर की बात। हाँ, बिल्कुल पावर भाई, पर आप जिसने आना है पावर हुकूमत से आना करते है। थे, पावर से हुकूमत करते थे। वो पावर के जो उसकी पावर होती थी उसके मुताबिक ही वो रूल बनाता था, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, किसको कहाँ रखना है, किसको कहाँ रखना है। तो बेचारे फिर सहते थे जो कुछ वो करता था, बिल्कुल। जो भी जिसकी भी मतलब के हुक्मरान जो भी होता था। बिल्कुल, लेकिन कोई शक नहीं इस चीज़ बिल्कुल में। जो है ना वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत सारे जो है ना वो कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हुए हैं, और इसके ऊपर मज़ीद जो है ना वो देखेंगे कि क्योंकि इससे रेलिवेंट बहुत सारी और जो है ना वो वीडियोस मौजूद हैं, यहाँ पे पड़ी हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता हाँ, देखेंगे ना, लेकिन समझ ये लगती बहुत जाएगी। अच्छी जो है ना इंफॉर्मेशन के लिहाज से थी। बाकी जो उसके अंदर था वो तो एक हिस्ट्री का हिस्सा है, वो जिस तरह होता है एक हिंदुज़म के साथ आप ने देखा ही है। लेकिन ये है कि अब जो है ना वो काफ़ी चेंज है, वो भी अपने पाँव पे खड़े हैं, पहले भी वो अपने पाँव पे खड़े थे, और जिस तरह उनसे जो है ना वो लूटा गया। लेकिन ये है कि मतलब हिस्ट्री के लिहाज से जो है ना वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। बाकी बिल्कुल वीडियो भाई, अच्छी थी। काफ़ी अच्छी वीडियो थी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमको मिली है। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।